हेलो व्यूअर्स। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये अनुच्छेद से रिलेटेड है और इसका जो पिछला वाला वीडियो है वो 15 मिनट का मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 243 जी के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों की शक्ति नहीं है? पंचायतों की शक्ति नहीं है इसके बारे में पूछा है। तो भूमि विकास, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भू चकबंदी और मृदा संरक्षण, भू राजस्व का विनियमन। तो इसमें होगा आंसर डी कि भू राजस्व का विनियमन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी के तहत पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व वर्णित हैं और 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यों का वर्णन है। पंचायत के कार्यों में भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, भू चकबंदी और मृदा संरक्षण शामिल है। भू राजस्व का नियमन पंचायत का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? तो इसमें हम ऑप्शन पढ़ेंगे अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस प्रस्ताव के दोनों सदनों पर द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। और अनुच्छेद 53 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार। और अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? तो इसमें सही आंसर होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 या 222 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात एक न्यायाधीश को उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ किस अनुच्छेद से प्राप्त होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रावधान करता है। यह क्षमादान 5 प्रकार के होते हैं: क्षमा, दंड विराम, प्रविलंबन, परिहार, लघुकरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 328 विधानसभा के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की राज्य विधानमंडल की शक्ति। 304 अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का प्रावधान। अनुच्छेद 328 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय को हस्तांतरित करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान और अनुच्छेद 342(1) में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति द्वारा किसी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाना। अनुच्छेद 328 में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अनुच्छेदों के बारे में है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को डायरेक्ट अनुच्छेद और सही आंसर बताना उचित रहेगा। तो संविधान का अनुच्छेद 265 कानून के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा से संबंधित है। अनुच्छेद 266 में प्रावधान है भारत की संचित निधि का। अनुच्छेद 267 में प्रावधान है आकस्मिक निधि का और अनुच्छेद 263 में प्रावधान है अंतर्राज्य परिषद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप लोगों को जो अनुच्छेद हैं उनके सही आंसर को डायरेक्ट बताना उचित रहेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ। अनुच्छेद 61 है वो महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान करने की शक्ति है। अनुच्छेद 72 में जो क्षमादान करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के संबंध में और अनुच्छेद 54 में चुनाव आयोग के संबंध में है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश है। ये अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति के संबंध में है। और अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 18 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री उपाधियां हैं, मगर यह पुरस्कार समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो इसका सही आंसर होगा कि भारत का कोई भी नागरिक अनुच्छेद 18 के उपखंड 2 के अनुसार विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री उपाधियां हैं, लेकिन पुरस्कार समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेदों से संबंधित। तो अनुच्छेद जो 243 के है पर राज्य में चुनाव आयोग से संबंधित है और यह पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 आई यह राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। 243 जेड जिला योजना समिति से संबंधित है। 243 जेड ई मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो 300 जो है इसका सही आंसर होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 वाद तथा कार्यवाही से संबंधित है, अर्थात भारत सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा किसी नाम से संस्थित किया जाएगा या भारत सरकार एवं राज्य सरकार किसी नाम से वाद ला सकती हैं। अनुच्छेद 300 के अधीन निम्नलिखित उपबंध हैं। भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है या भारत सरकार पर भारत संघ के नाम से वाद लाया जा सकता है। इसका उदाहरण है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य।
दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें अध्याय 5 शामिल है और यह संविधान की प्रस्तावना के बारे में हमें जानकारी देगा। तो संविधान की प्रस्तावना में पहला क्वेश्चन है कि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बाद में प्रतिपादित की गई है? यूसुफ बनाम बम्बई राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य 1964 और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो इसका सही आंसर है डी, जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसमें डिटेल में इसका उल्लेख किया गया है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में जो हुआ था 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। संविधान की मूल संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान भारतीय राजनीति और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। अब इसमें अगला अध्याय है 6वां अध्याय। इसमें है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो इसका सही आंसर होगा कि भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इसके 2 अन्य सदस्य के.एम. पाणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया वर्ष 1975 में। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संघ का पूर्ण राज्य वर्ष 1975 को बनाया गया, जो भारत का 22वां राज्य बना। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि सिक्किम की विधानसभा में 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में कोई और हैं, जो आप यूट्यूब नेट से सर्च जरूर करके इसकी जानकारी रखें। हमारे टॉपिक का नेक्स्ट अध्याय है 7वां अध्याय, जो है नागरिकता से संबंधित। तो हम पढ़ेंगे, नागरिकता अधिनियम 1955 किस तारीख को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है? तो नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 किस तारीख को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 यानी कि भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 केवल उन व्यक्तियों की पहचान निर्धारित करता है जो 26 जनवरी 1950 तक भारत के नागरिक बन गए थे। भारतीय नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों जन्म, वंश पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र के समावेश का वर्णन करता है। अध्याय 8 मूल अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो इसकी जानकारी बहुत ही सरल है, जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखित कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कानून के समक्ष समानता जो है वो ली गई है, इसका सही आंसर ब्रिटेन।
ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया है। हम इसको ऐसे याद करने की ट्रिक हो सकती है कि जैसे ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन, भारत के ऊपर शासन किया है, तो भारत के ऊपर शासन किया है तो उसने हमें कभी समान नहीं समझा, और यही समानता हमने किससे ली है? ब्रिटेन से ली है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यह ब्रिटिश विधि शास्त्री प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन के समरूप है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका तात्पर्य है समान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेष अधिकार तथा अधिरोपित कर्तव्यों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति देश की साधारण विधि के अधीन होगा। यह इसका वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण और अन्य। सेकेंड ऑप्शन है अपर जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। और थर्ड ऑप्शन है श्रीमती मेनका गांधी बनाम भारत संघ वर्ष 1978। और डी ऑप्शन है नंदिनी सतपथी बनाम PL दानी 1978। हमारा जो क्वेश्चन था, हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी अपर जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला वर्ष 1976 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक इसमें कथन है, 2 कथन दिए गए हैं, उसमें से सही का चयन करना है। तो पहला कथन है कि मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में वाद योग्य है। तो इसका सही उत्तर होगा कि जो मौलिक अधिकार हैं इसमें दोनों कथन असत्य हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है या न्यायालय में वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो भाग 4 में वर्णित है इनमें न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, अतः दोनों कथन गलत है। देखिए आप इसको ट्रिक से याद कीजिए, क्योंकि ये ना एक बेसिक क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। तो जैसे कभी क्वेश्चन आता है या हम खुद इस पर विचार करें तो हम कंफ्यूज ना हो, इससे बचने के लिए सबसे अच्छा है कि मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, आप उसी से याद कीजिए कि जो हमें अधिकार प्राप्त हैं, जो हम अधिकार, कभी कभी क्या होता है अधिकारों के लिए लड़ाई करनी पड़ती है हमें अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए। तो लड़ाई होती है तो हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं? वाद योग्य हो जाते हैं। और जो चीज़ कोर्ट में नहीं जाती है वो क्या होती है? वो वाद योग्य नहीं होती। तो ये नीति की बात हो जाती है। जैसे रामायण है, महाभारत है, हमारे संस्कार हैं, ये नीति की बात करते हैं, ठीक है। कुरान है, बाइबल है, ये नीति की बात करते हैं। तो इसके लिए हमें कोर्ट नहीं जाना पड़ता, इसके लिए लड़ाई नहीं होती करते हम। तो हम अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए जब लड़ाई करते हैं तो हम कोर्ट में जाते हैं उसके सॉल्यूशन के लिए, है ना। तो मौलिक अधिकार क्या, इससे याद किया जा सकता है मौलिक अधिकार वाद योग्य है, और नीति की बात होती है तो वो वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उत्प्रेक्षण लेख जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है अनिवार्य? तो इसमें सही आंसर होगा, पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो ऐसे अधिकरण या ऐसे अधिकारी होने चाहिए जिसके पास प्रजाजनों के अधिकार को प्रभावित करने वाले प्रश्नों का निर्धारण करने का विधिक प्राधिकार हो और न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य हो। ऐसे और दूसरा ऑप्शन है ऐसे अधिकरण या अधिकारी ने अधिकारिता के बिना कार्य किया हो। तो इसमें ऑप्शन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे हैं? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई से के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। तो ये किसने कहा था?
इसका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था कि एक मौलिक अधिकार को इस समय की विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे आप स्थायी बनाना चाहते हो। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे बाद में प्रस्तावना कहा गया। अध्याय 9 है भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें है पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है, इसका सही आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जैसे समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। और इसमें सेकंड ऑप्शन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो सहकारी समिति से संबद्ध हैं को नेहरू के वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव 1946 से लिया गया है। तो इसमें सही आंसर होगा भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को 3 भागों में विभक्त किया गया है, समाजवाद, गांधीवाद, उदारवाद। परंतु सहकारी समिति संबंधी प्रावधान 2011 में 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। यह नेहरू के वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव 1946 से संबंधित नहीं है। अब अध्याय 10 मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्नलिखित उपबंधों में से किस उपबंध को अंतः स्थापित करने की सिफारिश की? यहाँ पे इसका आंसर बताने के पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि स्वर्ण सिंह समिति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आई थी? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसमें हम ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला है प्रसाद का सिद्धांत, प्लेजर, और दूसरा ऑप्शन है मूल कर्तव्य, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों का नाम निर्देशन, और चौथा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। तो इसमें जो है सही उत्तर है बी, यानी कि मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य का प्रावधान है। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, और नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों की रक्षा करना। तो ये जो इसमें सही आंसर होगा डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों की रक्षा करना। तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में 10 मूल कर्तव्य का समावेश किया गया है, जबकि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य को ही सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य सभी माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाई जाए, संविधान में जोड़ा गया, जिससे कुल मौलिक कर्तव्य 11 हो गए। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं स्थानों की रक्षा संविधान के अनुच्छेद 49 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को दिया गया है। अब पढ़ते हैं अगला अध्याय जो है संघीय कार्यपालिका और विधायिका। सॉरी दोस्तों, मुझे कोल्ड हो गया था तो मुझे काफ़ी कोल्ड कफ हो रहा है गले में, तो आपको हुई असुविधा से, यदि असुविधा होती है तो उससे मुझे खेद है।
तो इसमें पहला कथन है कि राष्ट्रपति अध्यक्ष की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। और इसमें कथन दूसरा है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत प्रदत्त विशेष शक्तियों के आधार पर राज्यसभा मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करती है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इसमें हम सही आंसर जानेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, अतः दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम सही कथन पढ़ लेंगे हम, है ना। तो इसमें जो ए है वो गलत है कि कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय निर्वाचन होने का पात्र नहीं होगा। इसमें सही ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। और ऑप्शन सी है, निर्वाचक गण में विधायी परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते। ऑप्शन डी है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो सबसे पहले हम अभिकथन पढ़ते हैं कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और उसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस राज्य पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। और इसमें कारण है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो इसमें सही आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। यानी कि इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन से संबद्ध विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तत्पश्चात संसद विधि बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। यदि विधेयक किसी वर्तमान राज्य से संबंधित है तो राष्ट्रपति संबंधित विधानसभा से एक खास समय अवधि में विचार प्राप्त करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति विचार मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में, तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। इसमें सेकंड ऑप्शन है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांव का एक समूह होता है। और इसमें थर्ड ऑप्शन है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। तो कितने कथन सही हैं? इसमें दो कथन सही हैं, केवल दो कथन इसमें सही हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से सही हैं? तो हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 का के अनुसार किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा होती है। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में राष्ट्र अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों के राज्यपाल वार्षिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्य के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किया गया सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाता है। ये पहला था। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होना शेष है। ऑप्शन सी है। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। कथन जो है वो सही नहीं है, कोई कथन सही नहीं है इसमें। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्य शून्य घोषित किए गए निर्णय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य अविधिमान्य नहीं होते। अतः यह कथन असत्य है। और इसमें दूसरा है अनुच्छेद 71(4) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन को इस आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनका निर्वाचन अभी शेष है। यह कथन भी असत्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने का प्रावधान किया गया है, परंतु संविधान में अनुमति देने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अतः कथन 3 भी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में या राज्य की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह हैं। और चूँकि मुझे इसका आंसर पता है कि इसमें सिर्फ एक ही सही है तो बाकी ऑप्शन मुझे नहीं पढ़ने चाहिए। तो मैं इसको डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं अगर चाहे तो। इसमें उपरोक्त कथन सही है, कथन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी निर्वाचन पद्धति भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का सर्वोत्तम वर्णन करती है? तो इसका सही आंसर है अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। तो इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में क्रमशः राष्ट्रपति का निर्वाचन व निर्वाचन की रीति का वर्णन है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पांडुचेरी, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही है, क्या सही नहीं है। सॉरी, राष्ट्रपति, मैं फिर से रिपीट करती हूँ सही क्वेश्चन। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो हम पहले डिटेल पढ़ लेते हैं जो सही है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है और यह भारत का प्रथम नागरिक है।
राष्ट्रपति, और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है। किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची जमा करनी होती है। जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करने पड़ते हैं। विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो कि वर्ष 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? तो उसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ने जब भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया तो उनके पूर्व उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। वे वर्ष 1967 से 69 तक वर्ष 1977 में लोकसभा स्पीकर रहे थे। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था, जबकि उपराष्ट्रपति पद पर आर वेंकटरमण 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक और जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक कार्यरत रहे थे। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होता है? कोई भी समय सीमा नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में पहला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है? इसमें पहला ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा बी, केवल एक, जिसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि संविधान में अनुच्छेद 71 के अनुसार यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित करता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा घोषणा के दिन व उसके पूर्व किए गए कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का। तो इसमें पहला प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, जो है केवल दो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81वां, जिसमें कहा गया है कि कथन और कारण दिए गए हैं। तो इसमें पहला कथन है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है और इसमें कारण दिया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो इसमें सही आंसर है, दोनों कथन सत्य हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णन किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की भांति राज्य के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है। कानून के निर्णय में संसद के तीनों अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भाग लेते हैं। जब किसी कानून का प्रारूप संसद में पेश किया जाता है तो उसे विधेयक कहा जाता है। विधेयक को कोई विधिक बल प्राप्त नहीं होता है, परंतु जब विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है तब उसे अधिनियम या कानून कहा जाता है और इसे कानून शक्ति प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन है कि संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। और अगला ऑप्शन है कि संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो इसमें से दोनों कथन सही हैं। इसे डिटेल में पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98(1) में के तहत संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है तथा इसी खंड के परंतु के अनुसार दोनों सदनों के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद विधि द्वारा अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की भर्ती एवं इनकी सेवा शर्तों का विनिमय कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। और सेकंड ऑप्शन है, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है, केवल अनुशंसा कर सकती है। तो इसका सही आंसर होगा, अभी इसमें एक ऑप्शन और बाकी है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक है। तो इसमें सही कथन का चुनाव करना था। तो ये तीनों सही हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। तो इसको मैं डिटेल में भी समझा देती हूँ कि जब भारतीय संसद को वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्न शक्तियाँ प्राप्त है, संसद के संबंध में बात हो रही है। जब लोकसभा वित्त विधेयक और धन विधेयक को पारित कर राज्यसभा के पास भेजती है तो राज्यसभा वित्त विधेयक में संशोधन कर सकती है या स्वीकार भी कर सकती है, किंतु धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन अनुशंसा कर सकती है, जिसे स्वीकार या ना स्वीकार करना लोकसभा पर निर्भर करता है। और अगला है ऑप्शन कि लोकसभा और राज्यसभा में असहमति होने पर धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत वित्त विधेयक के संबंध में ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विसदनीय पद्धति की शक्ति या मुख्य लाभ नहीं है? तो इसमें मैं आंसर पढ़ रही हूँ कि जब किसी विधायिका के 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनीय नात्मक विधायिका कहा जाता है, जिससे कि भारतीय संसद में 2 सदन राज्यसभा एवं लोकसभा हैं। द्विसदनीय नात्मक राष्ट्रपति राष्ट्रीय विधायिका अपने समाज के सभी वर्गों एवं देश के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। द्विसदनात्मक विधायिका का एक लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। दूसरा सदन प्रथम सदन को नियंत्रित करता है, इसमें कार्यपालिका की शक्तियों पर भी नियंत्रण बना रहता है। दूसरा सदन संवैधानिक संरक्षक की भांति कार्य करता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में राज्यसभा द्वारा जरूरी मामलों को निपटाया जाता है।